दोस्तों एक कहानी है कुछ ऐसे साइंटिस्ट की जो किसी तरह का केमिकल नदी के पानी में डाल देते हैं, जिससे नदी के अंदर कुछ खतरनाक मॉन्स्टर पैदा हो जाते हैं और वो नदी के पानी से बाहर आकर लोगों को मारने लगते हैं। इसी दौरान वो मॉन्स्टर एक छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाता है। अब क्या कोई उस बच्ची को मॉन्स्टर से बचा पाएगा या मॉन्स्टर इसी तरह लोगों को मारता रहेगा? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत साल 2000 से होती है, जहां हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक लैब में होते हैं। सीनियर साइंटिस्ट अपने जूनियर साइंटिस्ट से लैब की सफाई करने के लिए कहता है और साथ ही एक केमिकल को सिंक में डाल देने के लिए बोलता है। ये बात सुनकर जूनियर साइंटिस्ट कहता है कि हमारे ऐसा करने से वो केमिकल नदी में जाकर मिल जाएगा, जिससे नदी के जीवों को परेशानी भी हो सकती है। पर सीनियर साइंटिस्ट उससे कहता है कि नदी बहुत बड़ी है और इतने से केमिकल से उनका कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुनकर जूनियर साइंटिस्ट उसकी बात मानता है और सारी बोतल्स का केमिकल सिंक में डाल देता है। फिर कुछ दिनों बाद जब दो आदमी नदी के पानी में फिशिंग कर रहे होते हैं तो तभी उन्हें एक छोटा सा जंतु मिलता है जो कि बहुत अलग होता है। वो दोनों आदमी उसे देखने लगते हैं। तभी वो जंतु उनके हाथ से छूटकर नदी में गिरता है और यहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ समय बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इसी नदी में आकर सुसाइड कर लेता है। अब कहानी साल 2006 में आती है, जहाँ हम योंगडू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा केयरलेस होता है। योंगडू अपने डैड के साथ उनकी फूड शॉप पर काम करता है। एक दिन योंगडू काम करते हुए अपनी शॉप पर सो रहा था, तभी उसके डैड आकर उसे उठाते हैं और कस्टमर्स को खाना सर्व करने के लिए कहते हैं। योंगडू कस्टमर के दिए ऑर्डर का खाना गर्म करने लगता है। तभी वो अपनी बेटी को स्कूल से आता हुआ देखता है। उसका नाम युनसियो होता है। योंगडू अपनी बेटी युनसियो से काफी प्यार करता था, इसीलिए वो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और उसकी तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और योंगडू यहीं गिर जाता है। फिर युनसियो अपने डैड योंगडू से कहती है कि आज सब बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में आए थे, लेकिन आप नहीं आए और आपने अंकल को भेज दिया। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। साथ ही वो अपने डैड से ये भी कहती है कि जो फोन आपने दिया था वो खराब हो गया है। वो अपने डैड से एक नया फोन मांगती है और फिर अपने दादा को बताती है कि आज नामजो आंटी का आर्चरी मैच है। ये बात सुनकर योंगडू अपनी बेटी के साथ अपनी सिस्टर का मैच देखने लगता है जो कि लाइव आ रहा था। तभी वो अपनी बेटी को उसके बचाए हुए कुछ पैसे दिखाता है और कहता है कि इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए नया फोन लाऊंगा। ये सुनकर युनसियो काफी खुश होती है। लेकिन अब तभी यहाँ पर योंगडू के डैड आते हैं और योंगडू को कस्टमर्स को खाना सर्व करने के लिए बोलते हैं और खुद युनसियो के साथ बैठकर अपनी बेटी का मैच देखने लगते हैं। बाहर योंगडू खाना लेकर उनके पास जाता है तो तभी वो देखता है कि कोई अजीब सा मॉन्स्टर ब्रिज पर लटका हुआ है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर पानी में कूद जाता है। योंगडू उसे पानी में देखकर उसके पास एक कैन फेंकता है और वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से उसे पकड़ लेता है। ये देखकर सभी लोग सोचते हैं कि ये भी कोई डॉल्फिन जैसा जीव है, इसीलिए सभी लोग कुछ न कुछ पानी में फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर पानी से गायब हो जाता है। योंगडू देखता है कि वो मॉन्स्टर पानी के बाहर आकर लोगों को मारने लगा है। ये देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। योंगडू भी अपनी जान बचाता है और उस मॉन्स्टर से दूर भागने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर पार्क में आ जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है। यहीं पर कुछ लोग मॉन्स्टर से बचने के लिए एक घर में छुपते हैं, मगर वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे घर में आ जाता है और उन्हें मारने लगता है। तभी एक लड़का और योंगडू उन लोगों की मदद करते हैं और घर के दरवाजे को खोलते हैं, मगर इससे वो मॉन्स्टर भी बाहर आ जाता है और एक लड़के को खाने लगता है। ये देखकर योंगडू एक चीज को उठाकर उस मॉन्स्टर की पूंछ पर मारता है, लेकिन इससे योंगडू के चेहरे पर उस मॉन्स्टर का खून लग जाता है। योंगडू के ऐसा करने के बाद मॉन्स्टर अब काफी गुस्से में आ जाता है और योंगडू का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ युनसियो अपनी आंटी का मैच देख रही थी और यहाँ नामजो अपने मैच में हार जाती है और गोल्ड नहीं ला पाती। ये देखकर युनसियो काफी निराश हो जाती है और घर से बाहर निकलती है, जहाँ मॉन्स्टर सभी लोगों को मार रहा होता है। योंगडू अपनी बेटी युनसु का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और योंगडू जमीन पर गिर जाता है। योंगडू दोबारा से उठता है और युनसियो का हाथ पकड़कर उसे लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसने युनसु के बजाय किसी और लड़की का हाथ पकड़ लिया था। ये देखकर योंगडू तुरंत पीछे मुड़ता है और देखता है कि युनसु पीछे ही रह गई है। अब तभी वहाँ मॉन्स्टर आता है और युनसियो को पकड़कर नदी में ले जाता है। ये देखकर योंगडू अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूदता है, मगर वो मॉन्स्टर युनसु को लेकर वहाँ से जा चुका था। फिर कुछ समय बाद पुलिस भी यहाँ आ जाती है। वो योंगडू और उस मॉन्स्टर के संपर्क में आए सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर देती है और उस जगह पर जहाँ मॉन्स्टर था उस जगह को भी पूरी तरह से सील कर देती है। यही पुलिस उन सभी लोगों के फोटो लगाती है जो कि मॉन्स्टर के हमले में मारे गए और इसमें युनसियो का भी फोटो शामिल होता है। ये देखकर योंगडू और उसके डैड काफी रोते हैं। तभी यहाँ पर योंगडू की सिस्टर नामजू भी आ जाती है और वो भी युनसियो के फोटो को देखकर काफी दुखी होती है और रोने लगती है। फिर यहाँ पर योंगडू का भाई नामिल भी आ जाता है और योंगडू को मारता है, क्योंकि उसे लगता है कि योंगडू की लापरवाही की वजह से ही युनसियो की जान गई है, क्योंकि योंगडू ने युनसियो के बजाय किसी और लड़की का हाथ पकड़ लिया था। अब योंगडू का पूरा परिवार काफी दुखी होता है और युनसु के लिए रोने लगता है।
तभी यहाँ पर येलो ड्रेस पहने एक आदमी आता है और उन सभी लोगों से पूछता है कि किस किसने उस मॉन्स्टर को छुआ था। इस पर योंगडू उस आदमी को बताता है कि मुझ पर उस मॉन्स्टर का खून लग गया था। यह सुनकर वो आदमी तुरंत ही योंगडू को पकड़ लेते हैं और एक बैग में बंद करके हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। साथ ही वो आदमी योंगडू के पूरे परिवार को भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर योंगडू और उसके परिवार को न्यूज देखकर पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने एक आर्मी ऑफिसर पर हमला करके उसे घायल कर दिया है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि जो लोग मॉन्स्टर के संपर्क में आए थे उनके शरीर में एक अजीब सा वायरस फैल गया है। ये सब सुनकर योंगडू काफी घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसके अंदर भी वो वायरस आ गया है। वहीं दूसरी तरफ सारे आर्मी ऑफिसर्स को भी उस नदी के पास से वापस बुला लिया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर मौजूद है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की वजह से उन लोगों के शरीर के अंदर भी वायरस फैल सकता है। इसीलिए अब एक स्पेशल फोर्स को नदी के पास तैनात किया जाता है। इस तरफ योंगडू के डैड योंगडू से कहते हैं कि तुम मॉन्स्टर के खून लगने के बारे में किसी को भी मत बताना, वरना तुम्हें ये लोग हमसे अलग कर देंगे। फिर योंगडू के डैड हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से पूछते हैं कि हम लोग घर वापस कब जाएंगे। इस पर डॉक्टर उनसे कहता है कि तुम लोग अब कभी भी घर वापस नहीं जा पाओगे, और वो डॉक्टर योंगडू को रेस्ट करने के लिए कहता है और कुछ भी खाने से मना करता है। मगर योंगडू रात में उठकर खाना खाने लगता है। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है। योंगडू जब कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ युनसियो होती है। वो अपने डैड को बताती है कि मैं एक सीवर में फंसी हुई हूँ। युनसियो अपने डैड को कुछ और बता पाती इससे पहले ही कॉल कट जाती है। अब ये जानकर योंगडू अपनी पूरी फैमिली को युनसियो के जिंदा होने के बारे में बताता है। इस तरफ कुछ स्पेशल फोर्स के लोग एक गाड़ी से नदी के आसपास किसी तरह का कोई केमिकल डाल रहे होते हैं ताकि वो मॉन्स्टर नदी से बाहर ना आ पाए। लेकिन तभी एक ऑफिसर को नदी के अंदर कुछ दिखाई देता है और वो अपनी गाड़ी रोकता है और नदी के पास जाकर उसे देखता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर उन ऑफिसर्स को मारता है और फिर उन्हें भी अपने मुंह में रखकर एक सीवर में लाकर फेंक देता है, जिसके अंदर उसने पहले से ही कुछ और लोगों को भी रख रखा था ताकि भूख लगने पर वो मॉन्स्टर इन सबको खा सके। यहीं इस सीवर के अंदर हम युनसियो को भी देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होती है और वो सीवर में बने हुए एक होल में छुपी होती है ताकि मॉन्स्टर उसे ना देख पाए। फिर मॉन्स्टर के जाने के बाद युनसियो उस होल से बाहर आती है और उन ऑफिसर्स के फोन को चेक करने लगती है ताकि वो अपने लिए मदद बुला सके। उसे एक ऑफिसर के पास एक फोन मिलता है लेकिन वो फोन पूरा खराब होता है। ये देखकर युनसियो निराश हो जाती है। इस तरफ योंगडू पुलिस और डॉक्टर को बताता है कि उसकी बेटी युनसियो अभी भी जिंदा है और उसने कल रात को मुझे कॉल की थी। लेकिन पुलिस और डॉक्टर उसकी बातों को झूठ मानते हैं और समझते हैं कि मॉन्स्टर के वायरस का अब योंगडू पर असर हो रहा है। मगर योंगडू के डैड और उसका भाई भी पुलिस को युनसियो के जिंदा होने के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर योंगडू के डैड अपने बच्चों से कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो कि पुलिस ऑफिसर है, हम उसकी मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर योंगडू की पूरी फैमिली प्लान बनाती है और हॉस्पिटल से भागकर पार्किंग एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर एक वैन पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। हॉस्पिटल का स्टाफ और पुलिस भी इनका पीछा करने लगती है। तभी योंगडू उस वैन के अंदर बैठ जाता है। साथ ही उसका भाई और उसके डैड भी वैन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन योंगडू की सिस्टर अब बाहर ही रह जाती है। ये सब देखकर योंगडू के डैड योंगडू और उसके भाई पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों कितने लापरवाह हो, इस बार अपनी बहन को ही पीछे छोड़ दिया। फिर योंगडू और उसका भाई किसी तरह अपनी बहन को वैन में बिठाते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर योंगडू उसे धक्का देकर बाहर गिरा देता है और अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से भाग जाता है। फिर योंगडू के डैड कुछ और लोगों से एक ट्रक, गन और नदी का नक्शा खरीदते हैं ताकि वो वहां तक जाकर गन से मॉन्स्टर को मार सकें और युनसियो को बचा सकें, मगर इससे उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। यहीं योंगडू और उसके भाई न्यूज देखते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि इन सब लोगों के हॉस्पिटल से भाग जाने की वजह से सरकार ने इन्हें वांटेड लिस्ट में डाल दिया है और इन्हें पकड़ने वाले को इनाम देने का वादा किया गया है। ये देखकर ये लोग और घबरा जाते हैं। फिर योंगडू के डैड उसी ट्रक और सामान को लेकर योंगडू के पास आते हैं। इसके बाद योंगडू और उसके डैड वैसी ही ड्रेस पहन लेते हैं जैसी उस नदी के किनारे पर तैनात उस स्पेशल फोर्स ने पहन रखी है। यहीं योंगडू की बहन और उसका भाई ट्रक में पीछे छुप जाते हैं ताकि उन्हें कोई भी ना देख सके। इसके बाद योंगडू के डैड मैप को देखकर ट्रक के साथ सीवर के पास जाने लगते हैं, क्योंकि युनसियो ने इन्हें कॉल पर बता दिया था कि वो किसी सीवर में फंसी हुई है। योंगडू और उसकी पूरी फैमिली सीवर तक जा ही रही होती है कि तभी नदी के पास उन्हें एक चेकपोस्ट मिलता है। ये देखकर योंगडू और उसके डैड अपने मुंह पर मास्क पहन लेते हैं और चेकपोस्ट को पार करने लगते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक लेता है और योंगडू और उसके डैड से आईडी मांगता है। योंगडू के डैड उस पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि हम भी स्पेशल फोर्स के लोग हैं और हमें इमरजेंसी में यहाँ पर आना पड़ा, इसी वजह से हमारी आईडी घर पर छूट गई है। मगर ये सुनकर भी वो पुलिस ऑफिसर इन्हें आगे बढ़ने से मना करने लगता है। तभी योंगडू के डैड योंगडू से वो पैसे ले लेते हैं जो उसने युनसियो को नया फोन दिलाने के लिए बचाए थे, और योंगडू के डैड वो सभी पैसे
उस पुलिस ऑफिसर को दे देते हैं, जिन्हें लेने के बाद वो पुलिस ऑफिसर योंगडू और उसके डैड को ट्रक लेकर आगे जाने देता है। फिर योंगडू और उसका पूरा परिवार नदी के पास बने एक सीवर में आ जाते हैं और युनसियो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें युनसियो यहाँ पर नहीं मिलती। इन सभी लोगों को युनसियो की काफी फिक्र होने लगती है। तभी इन्हें सीवर के अंदर किसी हलचल की आवाज सुनाई देती है। योंगडू, उसका भाई और डैड तीनों अपनी गन निकाल लेते हैं। यही योंगडू और उसके भाई को ऐसा लगता है कि सीवर की छत पर कोई तो है। दोनों भाई उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो हलचल तो बस पानी गिरने की आवाज थी। फिर योंगडू और उसकी पूरी फैमिली युनसियो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि सीवर में एक छोटा बच्चा अपने बड़े भाई के साथ छुपा हुआ है। अब योंगडू की फैमिली के जाने के बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और खाने की तलाश करते हुए योंगडू के फूड स्टोर में पहुंच जाते हैं। ये दोनों लड़के होमलेस होते हैं, इसीलिए ये लोग चोरी करके खाना खाते हैं और सीवर में छुपते हैं। अब ये दोनों योंगडू की शॉप से खाना लेकर वापस सीवर में जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है। ये देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर इन्हें पकड़ लेता है। इस तरफ योंगडू और उसका पूरा परिवार युनसियो को ढूंढते हुए काफी थक चुके थे, जिस वजह से वो सभी लोग वापस अपनी शॉप पर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। मगर उन्हें युनसियो की काफी चिंता हो रही थी। वहीं युनसियो 2 दिनों से सीवर के अंदर फंसी हुई थी और उसे अब काफी भूख लगने लगती है। वो सीवर में बने होल से बाहर बैठती है और वहाँ गिर रहे पानी को पीने लगती है। तभी यहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और उन दोनों लड़कों को भी सीवर में फेंक देता है। युनसियो उस मॉन्स्टर को देखकर जमीन पर लेट जाती है और मरने की एक्टिंग करने लगती है, ताकि ये मॉन्स्टर युनसियो को मरा हुआ समझकर कुछ भी ना करे। और ऐसा ही होता है, वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। फिर युनसियो उन दोनों लड़कों को देखती है और यहाँ पर वो छोटा लड़का जिंदा बच गया होता है। ये देखकर युनसियो को थोड़ी खुशी होती है, लेकिन यहीं पर उस बच्चे के बड़े भाई की मौत हो जाती है। फिर युनसियो उस बच्चे को होश में लाने लगती है। तभी यहाँ पर फिर से वही मॉन्स्टर आ जाता है। ये देखकर युनसियो उस बच्चे को भी जमीन पर लेटा देती है और उन्हें देखने के बाद मॉन्स्टर वापस चला जाता है। इस तरफ योंगडू अपनी शॉप में ही सो जाता है। ये देखकर उसके भाई और बहन को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ये कैसा बाप है, इसकी बेटी न जाने कहां पर फंसी हुई है और ये आराम से सो रहा है। मगर योंगडू के डैड उन दोनों को शांत कराते हैं और फिर उन दोनों को बताते हैं कि योंगडू अपने बचपन में काफी होशियार था, वो सबकी मदद करता था, लेकिन उसकी माँ के जाने के बाद मैं काम करने लायक नहीं बचा और फिर योंगडू को पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ी, जिसमें पकड़े जाने पर उससे काफी मार पड़ती थी और फिर हर किसी ने उससे बोलना बंद कर दिया और इसी वजह से योंगडू समय के साथ साथ बदल गया और ऐसा बन गया। योंगडू के डैड इमोशनल होकर ये कहानी सुना रहे थे, लेकिन योंगडू के भाई और बहन को योंगडू की बचपन की बातें सुनकर नींद आने लगती है और वो भी शॉप में ही सो जाते हैं। तभी योंगडू की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर इनकी शॉप के बाहर ही खड़ा हुआ है। योंगडू के डैड भी उस मॉन्स्टर को देखते हैं और उस पर अपनी गन से फायर कर देते हैं, मगर अब मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। वो योंगडू की पूरी शॉप को पलट देता है। योंगडू के डैड फिर से मॉन्स्टर पर गोली चलाते हैं और मॉन्स्टर को गोली लगने से वो जमीन पर गिर जाता है। योंगडू, उसका भाई और उसके डैड तीनों शॉप से बाहर निकलते हैं और मॉन्स्टर को देखने लगते हैं। तभी योंगडू का भाई मॉन्स्टर पर गोली चलाता है, जो देखकर मॉन्स्टर यहाँ से भागने लगता है। वो तीनों भी मॉन्स्टर के पीछे जाते हैं और उस पर गोली चला रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर अब एक ब्रिज पर चढ़ जाता है। योंगडू के डैड और उसके भाई के पास गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन योंगडू यहाँ आकर उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगता है और गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस भी इनकी तरफ आने लगती है। ये सब देखकर योंगडू के डैड योंगडू से पूछते हैं कि तुम्हारी गन में अभी कितनी गोलियां बची हुई हैं। इस पर योंगडू अपने डैड को बताता है कि मेरी गन में बस एक गोली ही बची है। योंगडू के डैड अब योंगडू से गन ले लेते हैं और योंगडू और उसके भाई को ट्रक में जाने को कहते हैं और खुद मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी योंगडू के डैड के सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है। दूर से नामजू भी अपने तीर से मॉन्स्टर पर निशाना लगा रही होती है, लेकिन तभी उसका भाई उसे नदी से पीछे कर लेता है। यही योंगडू के डैड मॉन्स्टर पर फायर करते हैं, लेकिन गन के अंदर गोली नहीं होती। फिर योंगडू भी अपनी फायर की गई गोलियों को गिनता है, जिससे उसे पता चलता है कि गन के अंदर गोलियां खत्म हो चुकी थी। और यहीं अब योंगडू के डैड के ऊपर वो मॉन्स्टर हमला करता है और उन्हें उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे योंगडू के डैड की यहीं पर डेथ हो जाती है। मॉन्स्टर के नदी में वापस जाने के बाद योंगडू और उसके भाई बहन अपने डैड की डेड बॉडी के पास आते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस आने लगती है। ये देखकर योंगडू अपने भाई और बहन को यहाँ से भगा देता है, लेकिन खुद अपने डैड की बॉडी को छोड़कर नहीं जा पाता और इस वजह से पुलिस उसे दोबारा से पकड़ लेती है। फिर कुछ समय बाद न्यूज में बताया जाता है कि उस मॉन्स्टर से एक अजीब सा वायरस फैल रहा है, जिससे योंगडू भी इन्फेक्टेड हो चुका है। ये बात सुनकर योंगडू का भाई काफी परेशान हो जाता है। वो अब तक छुपकर घूम रहा था, इसलिए अब वो अपने एक दोस्त से मिलता है। वहीं योंगडू और उसके डैड की बॉडी मिल जाने के बाद सरकार अब योंगडू के भाई और उसकी बहन को ढूंढने पर इनाम रख देती है और योंगडू के भाई का दोस्त उसे ये सब बताता है। फिर योंगडू का भाई अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे वो कॉल ट्रेस करनी है
जो युनसियो ने की थी और ये जानना है कि युनसियो इस वक्त कहाँ पर है। योंगडू के भाई की ये बात सुनकर उसका दोस्त युनसु की कॉल के लोकेशन को पता लगाने में मदद करता है और यही योंगडू के भाई से उसकी बहन के बारे में भी पूछता है। योंगडू का भाई अपने दोस्त को बताता है कि मेरी बहन ब्रिज के पास ही रह गई थी, जिसके बाद से ही मैंने उसे नहीं देखा। अब ये सब जानने के बाद योंगडू के भाई का दोस्त युनसु की कॉल के लोकेशन को चेक करने लगता है। तभी गेंगडू के भाई को युनसियो की कॉल की लोकेशन पता चल जाती है, लेकिन उसका दोस्त अपने केबिन में जाता है। यहाँ उसने पहले से ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स को छुपा कर रख रखा था, क्योंकि वो अपने दोस्त को पकड़वा कर सरकार से इनाम पाना चाहता था। अब सब पुलिस ऑफिसर्स गेंगडू के भाई को पकड़ने के लिए बाहर आते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी गेंगडू का भाई ऑफिस में शॉर्ट सर्किट करके अंधेरा कर देता है और भागकर ऑफिस से बाहर आ जाता है, लेकिन पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है और अब पुलिस से छुपने की वजह से गेंगडू का भाई ब्रिज से ही नीचे कूद जाता है, जिससे उसे काफी चोट भी लग जाती है और वो बेहोश होने लगता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो अपनी बहन को कॉल करता है, मगर उसका फोन नहीं लगता। फिर वो अपनी बहन को मैसेज करता है और उसे बताता है कि युनसु किस सीवर में फंसी हुई है। वहीं दूसरी तरफ गेंगडू की बहन भी एक ब्रिज में छुपी हुई थी। अब वो ब्रिज से बाहर निकलती है और पुलिस से बचती हुई अपनी फूड शॉप में आ जाती है, जहां आकर वो अपना फोन देखती है तो उसके अंदर उसे अपने भाई का मैसेज मिलता है, जिससे उसे भी युनसु की लोकेशन का पता चल जाता है। गेंगडू की बहन उसी लोकेशन की तरफ जाने लगती है और कॉल करके गेंगडू को भी बताती है कि युनसु किस सीवर में फंसी हुई है। तभी उसके सामने मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से गेंगडू की बहन एक पतली सी जगह में गिर जाती है, मगर इससे मॉन्स्टर उसे नहीं पकड़ पाता और यहाँ से चला जाता है। इस तरफ जब गेंगडू को पता चलता है कि युनसु कहाँ पर है तो वो दोबारा से हॉस्पिटल से भागने लगता है। तभी सभी डॉक्टर उसे पकड़कर नींद का इंजेक्शन दे देते हैं, लेकिन उससे गेंगडू को नींद नहीं आती। ये देखकर वो सारे डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं और गेंगडू का ब्लड सैंपल लेने लगते हैं। तभी वहाँ इन सभी डॉक्टर्स का हेड आता है और अपने जूनियर डॉक्टर को ब्लड सैंपल लेने से रोक लेता है। गेंगडू उस डॉक्टर को भी बताता है कि मेरी बेटी अभी भी जिंदा है और वो एक सीवर के अंदर फंसी हुई है। लेकिन ये बात सुनने के बाद वो डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि मॉन्स्टर के वायरस का असर सिर्फ इसके दिमाग पर हुआ है और हमें इसे चेक करना होगा। इसके बाद वो डॉक्टर गेंगडू के सर के अंदर छेद करने की तैयारी करने लगता है। गेंगडू ये सब देखकर काफी डर जाता है। इस तरफ युनसियो सीवर में पड़े सभी लोगों के कपड़ों को इकट्ठा करती है और उन सभी को आपस में बांधकर एक रस्सी बना लेती है, जिसके अंदर वो एक डंडे को बांधती है और सीवर के ऊपर बने जाल पर उसे फेंकती है, जिससे वो डंडा जाल में अटक जाता है। मगर अब रस्सी छोटी होने की वजह से युनसियो उसे नहीं पकड़ पाती। तभी यहाँ पर मॉन्स्टर भी आ जाता है। ये देखकर युनसियो उस छोटे बच्चे को लेकर उसी होल में छुप जाती है, लेकिन मॉन्स्टर सीवर में आकर वोमिट करता है और उसके अंदर से काफी सारी इंसानों की हड्डियां निकलती हैं और साथ ही वो कैन भी निकलता है जो कि गेंगडू ने सबसे पहले उसकी तरफ फेंका था। अब वो मॉन्स्टर अपना इकट्ठा किया वो खाना भी खाने लगता है। तभी वो युनसियो और उस बच्चे को भी देख लेता है और उन पर हमला करता है, लेकिन हॉल में होने की वजह से युनसियो और वो बच्चा मॉन्स्टर से बच जाते हैं। इस तरफ एक लेडी डॉक्टर गेंगडू का ब्लड लेती है। तभी गेंगडू उस लेडी डॉक्टर को पकड़ लेता है और अपने खून के इंजेक्शन को उसके गले पर रख लेता है। ये देखकर सभी डॉक्टर्स गेंगडू से पीछे हो जाते हैं और गेंगडू यहाँ से बाहर निकलने लगता है। तभी गेंगडू बाहर निकलकर देखता है कि वो अब तक एक हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक कैंप में था, जहाँ पर उस मॉन्स्टर के वायरस को लेकर रिसर्च चल रही थी। गेंगडू अब कैंप से बाहर निकलकर एक एम्बुलेंस लेकर भाग जाता है। इस तरफ गेंगडू के भाई को भी अब होश आता है और उसे भी यहाँ पर एक होमलेस आदमी मिलता है। गेंगडू का भाई उस आदमी से उसी सीवर की लोकेशन पूछता है जहाँ पर युनसियो फंसी हुई है और गेंगडू का भाई उस आदमी से कुछ बोतल्स और एक बैग मांगता है। फिर वो होमलेस आदमी और गेंगडू का भाई दोनों मिलकर उसी सीवर के पास जाने लगते हैं। रास्ते में गेंगडू का भाई उसी आदमी की बियर की बोतल से बम बनाने लगता है। इस तरफ गेंगडू भी उसी सीवर की लोकेशन के पास आकर युनसियो को ढूंढने लगता है। वहीं युनसियो उस बच्चे को देखती है और उसे मॉन्स्टर के हमले से काफी चोट लग चुकी थी। तभी वो बच्चा युनसियो से पानी मांगता है। उसकी बात सुनकर युनसियो हॉल से बाहर निकलती है और वो देखती है कि मॉन्स्टर सीवर में ही सो रहा है। युनसियो मॉन्स्टर के ऊपर वही कैन फेंक कर मारती है, लेकिन इससे मॉन्स्टर नींद से नहीं जागता। ये देखकर युनसियो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर अपनी बनाई उसी रस्सी को पकड़ लेती है और सीवर के बाहर जाने लगती है ताकि वो उस बच्चे के लिए बाहर जाकर मदद ला सके। लेकिन तभी मॉन्स्टर जाग जाता है और उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और वापस सीवर में खींच लेता है। फिर युनसियो उस बच्चे को वापस हॉल में जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें अपने बड़े से मुंह से पकड़ लेता है। फिर गेंगडू उस सीवर तक पहुंच जाता है जहां पर वो उसी रस्सी को देखता है, जिसके अंदर उसे युनसियो की स्कूल की ड्रेस दिखाई देती है, जिस पर युनसियो का नाम लिखा होता है। ये देखकर गेंगडू युनसियो को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर को देखता है, जिसके मुंह के अंदर उसे युनसियो का हाथ दिखाई देता है। गेंगडू उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है। यहीं गेंगडू की बहन को भी अब होश आ जाता है और वो भी उस सीवर से बाहर आकर मॉन्स्टर का पीछा करने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ शहर के लोग सरकार के मॉन्स्टर को ना पकड़ पाने की वजह से प्रोटेस्ट करने लगते हैं और उसी ब्रिज पर आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर मौजूद है। और मॉन्स्टर उन लोगों को देखता है और पानी में कूदकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। यहीं गैंगडू का भाई भी उसी होमलेस आदमी के साथ इस जगह पर आ जाता है। इस तरफ गैंगडू मॉन्स्टर का पीछा कर रहा था और वो मॉन्स्टर अब पानी से बाहर निकलकर लोगों पर हमला करने लगता है। ये देखकर सभी लोग यहाँ से भागते हैं। तभी किसी तरह का केमिकल उस मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ दिया जाता है जिससे मॉन्स्टर अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी गैंगडू उस मॉन्स्टर के पास आता है और उसके मुंह में हाथ डालकर अपनी बेटी युनसियो और उसी बच्चे को बाहर निकाल लेता है। लेकिन युनसियो अब मर चुकी थी। ये देखकर गैंगडू अब बहुत रोता है और युनसियो को उठाकर वापस ले जाने लगता है। फिर मॉन्स्टर पर दोबारा से वही केमिकल डाला जाता है जिससे मॉन्स्टर दोबारा से चिल्लाने लगता है। यहीं गैंगडू की बहन और उसका भाई युनसियो की लाश को देखते हैं और रोने लगते हैं। गैंगडू को अब मॉन्स्टर के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक लोहे की रॉड से उस पर हमला कर देता है। तभी मॉन्स्टर गैंगडू को जमीन पर फेंकता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर गैंगडू का भाई उस मॉन्स्टर पर अपने बनाए बम से हमला करता है जिससे मॉन्स्टर अब भागने लगता है। तभी वो होमलेस आदमी मॉन्स्टर के ऊपर पेट्रोल डाल देता है जिसके बाद गैंगडू की बहन एक जलते हुए तीर को मॉन्स्टर के ऊपर मारती है और मॉन्स्टर के पूरे शरीर में आग लग जाती है और मॉन्स्टर जलने लगता है। वो अपने शरीर की आग बुझाने के लिए नदी की तरफ भागता है। तभी गैंगडू सामने आता है और मॉन्स्टर के मुंह में वही लोहे की रॉड मार देता है जिससे मॉन्स्टर की अब यहाँ डेथ हो जाती है। मगर गैंगडू अपनी बेटी को खोने की वजह से काफी दुखी होता है। फिर वो उसी बच्चे के पास जाता है और देखता है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है। ये देखकर गैंगडू उस बच्चे को गले लगा लेता है और होमलेस होने की वजह से उस बच्चे को अपने साथ ही रख लेता है। अब कुछ समय बीत जाता है। यहाँ पर मॉन्स्टर के मरने के बाद सब कुछ ठीक हो चुका था और न्यूज से पता चलता है कि जिस वायरस के बारे में कहा जा रहा था कि वो मॉन्स्टर की वजह से फैल रहा है वो असल में एक अफवाह थी। यही हम गैंगडू को भी देखते हैं जो कि अब पहले की तरह केयरलेस आदमी नहीं रहता और वो अब अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान देता है और उसी बच्चे को अपनी बेटी युनसो की तरह प्यार करता है और वो बच्चा भी गैंगडू को अपना डैड मानने लगा था। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।